Hello everyone and welcome to Panisha. Today we are going to discuss about bitcoins, about cryptocurrencies and about blockchain technology. जी हाँ, ये तीन चीजें जो हम काफी बार एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स कर देते हैं, उनको हम लेयर बाय लेयर समझेंगे और ये जानेंगे कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। बिटकॉइंस रीसेंट टाइम्स में न्यूज में इसलिए रहे हैं क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा राइज कर रही है। सो एज ऑफ 22 दिसंबर 2020 जब ये वीडियो बन रहा है, एक बिटकॉइन की वैल्यू 23,000 यूएस डॉलर्स के करीब पहुंच चुकी है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिटकॉइंस की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों बढ़ी है। उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि बिटकॉइंस, क्रिप्टोकरेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये सब है क्या। सबसे पहले तीन मेजर चीजें इन तीनों के बारे में मैं बता दूं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर कई सारी क्रिप्टो करेंसीज बेस्ड हैं और उन सारी क्रिप्टो करेंसीज में से एक क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। इस स्टेटमेंट को हमेशा के लिए अपने दिमाग में डाल लें। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, वर्चुअल करेंसीज या क्रिप्टो करेंसीज उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं और उन करेंसीज में से एक करेंसी बिटकॉइन है। कुछ ऐसा समझिए कि विंडोज, iOS, एंड्रॉयड ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स में से एक एप्लीकेशन है, कई सारी एप्लीकेशंस होती हैं, तो एक एप्लीकेशन है क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एप्लीकेशन जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इस तरीके का एप्लीकेशन है बिटकॉइन। ठीक है, तो ये एनालॉजी समझ के चलिए। अब पहले हम बिटकॉइन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम बताएंगे कि बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। बिटकॉइन एक तरह की वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी है जिसको आप एक्चुअल लाइफ में नहीं देख सकते। जैसे हम रुपीस, डॉलर, यूरो के नोट देख सकते हैं, वैसे ही हम बिटकॉइन को एक्चुअल लाइफ में नहीं देख सकते। बिटकॉइन सिर्फ एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे एक्सचेंज होती है। वर्चुअल यानी कि इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक्सचेंज होती है और इसका सेल और परचेज भी ऑनलाइन ही होता है। एक क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और हमें यह पता होना चाहिए कि इनकी वैल्यू क्या है, इनको कैसे ट्रेड किया जाता है और कोई बिटकॉइंस बनते कैसे। बिटकॉइंस की शुरुआत हुई थी 2009 के अंदर, जब सातोशी नाकामोटो नाम का एक एनोनिमस इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप हो सकता है या कोई कंपनी हो सकती है, हमें अभी तक इसकी आइडेंटिटी नहीं पता कि कौन। इस ग्रुप ने एक वाइट पेपर निकाला बिटकॉइंस के ऊपर और उसने 2009 के अंदर पहली बिटकॉइन ट्रांजैक्शन की। ये बिटकॉइन ट्रांजैक्शन उसने इसलिए की थी क्योंकि वो दुनिया भर की सेंट्रल बैंक द्वारा इशू की गई सारी की सारी करेंसी से तंग आ गया था। ये वक्त वो है जब दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आई हुई थी और सेंट्रल बैंक्स के ऊपर से जैसे आरबीआई, यूरोप का सेंट्रल बैंक, अमेरिका का फेडरल रिजर्व, इन सब के ऊपर से कॉमन लोगों का विश्वास हटता जा रहा था क्योंकि कई लोगों ने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो सारे के सारे डूब गए थे। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऑल टाइम हाई था और इस वजह से लोगों का विश्वास जो है सेंट्रल बैंक से कम हो रहा था। सातोशी नाकामोटो ने लोगों को एक ऑप्शन प्रोवाइड किया, ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किया बिटकॉइंस का। कुछ पैसे की तरह ही, मनी की तरह ही बिटकॉइंस भी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इसका मतलब अगर आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदनी है या बेचनी है तो उसमें आप बिटकॉइंस का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए और कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। यहीं पे आ जाती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की यूज। तो डिसेंट्रलाइज्ड लेजर की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, एक नॉर्मल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में क्या होता है, अगर आपने अपने बैंक अकाउंट से किसी और के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने होते हैं, डिजिटल मोड की मैं बात कर रहा हूं, तब आपको उस बैंक के अंदर, उस बैंक की एप्लीकेशन के अंदर जाके या किसी भी तरह की एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके अपने बैंक को ये इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ती है। बैंक ये वेरीफाई करता है कि क्या आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं जो आप भेजना चाहते हैं। अगर यस तो वो ट्रांसफर कर देता है और अगर नहीं तो वो ट्रांसफर नहीं करता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है कि आपकी और अन्य बैंक के कस्टमर्स की सारी इंफॉर्मेशन एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के अंदर स्टोर होती है जो बैंक के कंट्रोल के अंदर होता है। आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सारी की सारी एक सेंट्रल डेटाबेस के अंदर स्टोर की जाती है। अब डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी के बारे में समझते हैं जिसके ऊपर ब्लॉकचेन बेस्ड है।
लेजर क्या होता है? लेजर एक अकाउंट होता है। जैसे कि आप समझ लीजिए एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट है, वर्कशीट है, और उसके ऊपर आपने अपने सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को लिख डाला है, ठीक है, कि इस डेट को इतने बजे मैंने इतने रुपए इतने बंदे को दिए। ये होती है एक लेजर। और लेजर जनरली जो होती है एक बैंक की, वो सेंट्रलाइज्ड होती है। उस लेजर के अंदर वो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है जो उस बैंक ने की होती है, जिसका मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको एग्जांपल भी दिया। डिसेंट्रलाइज्ड लेजर की एग्जांपल है ब्लॉकचेन। डिसेंट्रलाइज्ड लेजर का मतलब जो भी ये एक्सेल की स्प्रेडशीट होगी, ये बहुत सारे सिस्टम्स के पास स्टोर करके रखी होगी और उन सिस्टम्स को नोड्स का नाम दिया जाता है। नोड्स कुछ नहीं है, बस कुछ हाई पावर्ड कंप्यूटर्स हैं जिनके पास ये इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। तो मान लीजिए कि अगर आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वर्चुअल करेंसी को एक बंदे से दूसरे बंदे के पास ट्रांसफर करना होता है, तो ये ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन उस नोड में, उस नेटवर्क में, उस ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट हर एक कंप्यूटर के पास आ जाती है। सेम इंफॉर्मेशन, सेम स्प्रेडशीट। समझ लीजिए कि आपके पास एक्सेल स्प्रेडशीट है, आप उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसको एडिट कर रहे होते हैं उस टाइम पे क्या कोई और उसे एडिट कर सकता है? नहीं, क्योंकि वो आपके सिस्टम के ऊपर होती है। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड लेजर के अंदर ये वाली स्प्रेडशीट जिसमें आप इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, वो हर एक बंदे के कंप्यूटर में होगी जो उस नेटवर्क से कनेक्टेड होगा। इस डिसेंट्रलाइज्ड लेजर की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों ये डिसेंट्रलाइज किया गया? बेसिकली इसका पर्पस ये था कि सेंट्रल बैंक से हमारी डिपेंडेंस खत्म हो जाए। तो अगर मैं कुछ पैसे ट्रांसफर करना चाहता हूं किसी सेकंड पार्टी को, तो बीच में कोई ट्रस्टी या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो, यही चाहते थे, क्योंकि नॉर्मल ट्रांजैक्शंस में तो बैंक बीच में आता है, लेकिन हमें यहां का मिडलमैन हटाना है और इसे एक पीयर टू पीयर नेटवर्क बनाना है। यही मतलब होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क का। तो मैं पैसे अगर किसी को दे रहा हूं तो मुझे सेंट्रल बैंक या अपने बैंक से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यह है पीयर टू पीयर नेटवर्क और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसका इस्तेमाल करते हुए क्रिप्टो करेंसीज का ट्रेड होता है। अब एक क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन कैसे होती है, आइए देखते हैं। मान लीजिए आपने अपने किसी दोस्त को 10 बिटकॉइन बेचने हैं, ठीक है, और अगर ये 10 बिटकॉइन भेजने हैं तो आप अपने बिटकॉइन अकाउंट पे लॉगिन करते हैं, अपना यूनिक पासवर्ड डालते हैं और फिर आप वहां से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जब आप ये 10 बिटकॉइन किसी को भेजने होते हैं, उस वक्त क्या होता है? एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है और वो रिक्वेस्ट उन सभी सिस्टम्स के पास पहुंच जाती है जो उस बिटकॉइन नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। इन सभी सिस्टम्स को कहते हैं नोड्स। तो बेसिकली नोड्स क्या है? नोड्स एक हाई पावर्ड कंप्यूटर सिस्टम्स हैं। देखिए, बिटकॉइन कमाने के 3 तरीके हैं। बिटकॉइन आपके पास कैसे आ सकते हैं उसके 3 तरीके हैं। नंबर 1 तरीका जो है वो है माइनिंग करने का तरीका। माइनिंग करने का तरीका मैं आपको यहां समझाता हूं। जो ये सभी नोड्स मैंने आपको बताया कि ये सब सिस्टम्स जो हैं नोड्स सिस्टम के अंदर कनेक्टेड होते हैं, बेसिकली इनको माइनर्स कहते हैं। माइनर्स क्यों? क्योंकि ये डेटा की माइनिंग करते हैं। जैसे हम मिनरल्स की माइनिंग करते हैं, आयरन की, मैंगनीज की, कॉपर की, ये सब धातु की माइनिंग करते हैं, वैसे ही ये लोग इंफॉर्मेशन की माइनिंग करते हैं, ब्लॉक्स की माइनिंग करते हैं। अब समझने की कोशिश करें। अगर एक ट्रांजैक्शन होना है पर्सन ए से पर्सन बी के पास, तो वो ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट पूरे नेटवर्क पे जाती है और इन सबको नोटिफिकेशन आ जाता है कि देखो ये ट्रांजैक्शन होनी है। किसी भी ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करने के लिए कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती, सारे के सारे सिस्टम माइनिंग करने लग जाते हैं। अब ये माइनिंग क्या है? माइनिंग का मतलब है एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम आ गई और उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। इसकी मैं आपको एनालॉजी देता हूं। मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं और आपने अपने 3 दोस्तों को कहा कि मैं 1 से लेके 100 तक कोई नंबर सोच रहा हूं और उस नंबर को आपको गेस करना है कि कितना नंबर है। तो आप देखिए कि कितना मुश्किल होता होगा कि एग्जैक्ट नंबर गेस करना उन तीनों के लिए। माइनिंग में इससे कई गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, एक अल्फा न्यूमेरिक कोड या हेक्साडेसिमल सिस्टम जो सिंपल न्यूमेरिक सिस्टम नहीं है, उसमें अल्फाबेट्स भी हैं, उसमें डिजिट्स भी हैं और इन डिजिट्स को आपने क्रैक करना होता है एग्जैक्टली कि कौन सी ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा कोड जनरेट हुआ है। इस
मैथमेटिकल इक्वेशन या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा कंप्यूटर्स का पावर लगता है। ऐसा नहीं है कि हम सिंपली हाथ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इट इज नॉट अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। उसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत हैवी ड्यूटी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें बहुत मेमोरी हो, बहुत रैम हो, और ये सब करने के बाद कोई एक बंदा जो है उस ट्रांजैक्शन के सोल्यूशन पे पहुंच जाता है, उस मैथमेटिकल सोल्यूशन पे पहुंच जाता है। जैसे ही वो बंदा उस मैथमेटिकल सोल्यूशन पे पहुंच जाता है, वो जो ट्रांजैक्शन है वो ऑथराइज हो जाती है। और दूसरी चीज, ये ट्रांजैक्शन आपके इस लेजर के अंदर ऐड हो जाती है। तो ये लेजर के अंदर जो इंफॉर्मेशन ऐड हुई उसी को ब्लॉक कहते हैं। और क्योंकि इस लेजर के अंदर कई सारी ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन लॉग होती है, क्योंकि सिर्फ आप ही तो नहीं हो जिसने बिटकॉइन ट्रांसफर किए होंगे, ऐसे कई हजारों लाखों लोग होंगे, और ये सारी इंफॉर्मेशन इस लेजर के अंदर ब्लॉक चेन बनके, चेन ऑफ ब्लॉक्स बनके स्टोर हो जाती है। अब आप पूछेंगे कि माइनर्स माइनिंग क्यों कर रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से? उनको भी कुछ ना कुछ बिटकॉइंस मिलते हैं। जब भी वो कोई ना कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम अपने कंप्यूटर्स द्वारा सॉल्व करते हैं तो दो चीजें होती है, एक जो ट्रांजैक्शन होती है वो ऑथराइज हो जाती है, दूसरा उन माइनर्स को कुछ बिटकॉइंस रिवॉर्ड के तौर पे मिलते हैं। तो ये सिस्टम कुछ ऐसे चलता है, इसलिए इसे ब्लॉक चेन कहा जाता है। ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक इज द सेगमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। तो जैसे आपने 10 बिटकॉइन एक बंदे से दूसरे बंदे के अकाउंट में डाले, वो इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक लेजर में स्टोर हो जाती है। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर डबलिंग नहीं हो सकती। डबलिंग का मतलब कि एक बारी एक ट्रांजैक्शन दो बार नहीं हो सकती, क्योंकि उसे ऑथराइज करने के बाद एक बार वो ऐड हो जाए तो उसको सिस्टम से रिमूव नहीं किया जा सकता, वो ब्लॉक चेन के अंदर ऐड होती रहती है। तो आई होप आपको ये ब्लॉक चेन की एग्जांपल विद द क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन ये समझ आ गई होगी। आपको ये भी समझ आ गया होगा कि माइनिंग का क्या मतलब है, और माइनिंग करने के लिए जो सिस्टम्स पे बैठे लोग होते हैं वो माइनिंग क्यों करते हैं, क्योंकि उनको बिटकॉइंस मिलते हैं, रिवॉर्ड मिलता है। तो बिटकॉइन पाने के क्या क्या तरीके हैं? एक तो आप माइनिंग कर रहे हो, मतलब आप सिस्टम पे बैठे हो, जब भी कोई ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट आती है आप वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम कंप्यूटर पे सॉल्व करना शुरू कर दो। दूसरा, आप बिटकॉइंस को आज की डेट में ट्रेड एक्सचेंजेस पे खरीद बेच भी सकते हो। देखिए, बिटकॉइन स्टार्ट तो हुए थे कि जो आपकी रेगुलर करेंसी है, डॉलर, रुपी, पाउंड, इनसे अलग एक करेंसी बनाई जा सके। बट जैसे ही बिटकॉइंस की पोटेंशियल का लोगों को पता लगा, उन्होंने बिटकॉइंस के एक्सचेंज बनाने शुरू कर दिए। जैसे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जहां पे हम पैसे देके किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, वैसे ही बिटकॉइन एक्सचेंजेस भी हैं जहां पे हम पैसे, रुपए, डॉलर देके बिटकॉइंस खरीद सकते हैं। तो वैसे एक्सचेंजेस में आप इन्वेस्ट करते हो तो आप बिटकॉइंस खरीद सकते हो। और तीसरा तरीका है कि अगर आप कोई गुड्स और सर्विसेज बेच रहे हो और आप बिटकॉइंस में ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करते हो। एक क्रिप्टो करेंसी कहलाने के लिए 7 कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए किसी भी करेंसी के अंदर। पहली, वो पूरी तरह डिजिटल होनी चाहिए या ऑनलाइन होनी चाहिए। दूसरी, वो डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, जैसा मैंने आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से सारा बताया कि किसी सेंट्रल सर्वर पे उसका इंफॉर्मेशन नहीं स्टोर है, बहुत सारे नोड्स के ऊपर उसकी सेंट्रल इंफॉर्मेशन स्टोर है। वो पीयर टू पीयर होना चाहिए, यानी कि थर्ड पार्टी कोई बीच में नहीं होनी चाहिए, कोई बैंक, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए। वो सुडोनिमस होनी चाहिए। सुडोनिमस का मतलब है कि हमें एक दूसरे की आइडेंटिटी नहीं पता होगी ट्रांजैक्शन करते वक्त। मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज में ऐसा ही होता है जो करेंसीज से रिलेटेड है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का और भी जगह यूज होता है, और उन जगहों पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको उस जगह पे बंदे की आइडेंटिटी पता हो सकती है। ऐसा है, उसमें एन्क्रिप्शन लगता है। एन्क्रिप्शन का मतलब है कि हर एक ट्रांजैक्शन जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। कोई भी बाहर का बंदा जिसको पासवर्ड नहीं पता है वो आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता, आपके बिटकॉइन अकाउंट की इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता, और वो ग्लोबल होती है। डिजिटल करेंसी का ग्लोबल होने का मतलब कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी आराम से बिटकॉइंस का ट्रेड कर सकते हो, अनलाइक रुपीज, डॉलर, जिसमें आपको एक्सचेंज रेट के बारे में सोचना पड़ता है। इसमें कोई एक्सचेंज रेट नहीं है ना, क्योंकि बिटकॉइन तो बिटकॉइन है, चाहे यहां है, वहां है, कहीं भी है। बिटकॉइन ही एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज आज मार्केट के अंदर है। फॉर एग्जांपल इथीरियम, आयोटा,
आयोटा एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन फिर भी वो वर्चुअल करेंसी है। बिटकॉइन के अलावा फेसबुक की लिब्रा एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी थी जो लॉन्च की गई थी पिछले साल, बट इसको ज्यादा रिसेप्शन नहीं मिला, ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली। इसके अलावा कई कंट्रीज भी हैं जिन्होंने अपने बिटकॉइन करेंसीज या अपनी क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च की हैं। उनमें से इक्वाडोर, चाइना, सेनेगल, सिंगापुर, टूनिशिया ऐसी कंट्रीज हैं। जापान भी अपनी नई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने के बारे में सोच रहा है। तो बिटकॉइंस की स्टोरी समझते हैं, और बिटकॉइंस की इतनी ज्यादा मार्केट वैल्यू, दैट इज 68% ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज मार्केट वैल्यू इज विद द बिटकॉइन। तो बिटकॉइन की अंदर या क्रिप्टो करेंसीज को लेके इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव रहा है? तो क्रिप्टो करेंसीज के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? एक, वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिंप्लीफाई करता है। दूसरा, वो ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बना के रखता है, क्योंकि हमें किसी भी तरह से ये नहीं लगता कि एक सेंट्रल सर्वर जो है वो उसके ऊपर कोई ना कोई चेंजेस ला सकता है। देखिए, अगर सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ही सर्वर के ऊपर स्टोर होती है तो उसको हैक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हर एक ट्रांजैक्शन को सभी नोड्स को वेरीफाई करना पड़ता है, तब वो ट्रांजैक्शन ट्रस्टवर्दी होती है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूं। जब भी बिटकॉइन की कोई ट्रांजैक्शन होती है तो सारे नोड्स को मैसेज जाता है। तो मान लीजिए कि अगर कोई गलत ट्रांजैक्शन हो रही है या डबल ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उसी वक्त वो जितने भी नोड्स में बैठे हुए सिस्टम्स हैं वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस को। एक ट्रांजैक्शन होने के लिए सारे के सारे नोड्स में से एटलीस्ट 50% लोगों को उसे यस करना पड़ता है। तो एक तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम है क्रिप्टो करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दूसरा, ये अनब्रेकेबल ट्रांजैक्शंस है। इसका मतलब आप जैसे ही एक ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करते हो तो उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको सेंट्रल बैंक के सर्वर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। आपका सारा का सारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है, आपका सारा का सारा सिस्टम पीयर टू पीयर है, इसलिए कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि बैंक के सर्वर डाउन हो गए हैं, इसकी वजह से हम ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे। सो दीज आर ऑल द एडवांटेजेस व्हिच कैन बी सीन ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज एंड बिटकॉइन, व्हिच इज वन टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी। लेकिन साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसीज के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, कुछ कंसर्न्स भी हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो, अगर आप इंडिया के अंदर, इंडिया जैसी कंट्रीज के अंदर इसको लाने की सोच रहे हैं, तो पहले तो लोगों को समझाना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये काम कैसे करती है, बिकॉज वी आर वेरी मच कंफर्टेबल विद द प्रेजेंट मोड्स ऑफ करेंसी। दूसरा, इसकी प्राइसेस फ्लक्चुएट होती रहती हैं। प्राइसेस का मतलब है कि बिटकॉइन की वैल्यू का जो आप ग्राफ देखोगे वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है। फॉर एग्जाम्पल 2014 से लेके 2018 तक इसकी वैल्यू $5000 से कम ही रही थी, लेकिन अचानक से 2017 के अंदर इसकी वैल्यू $19000 के करीब हो गई। दैट मींस 1 बिटकॉइन इज इक्वल टू $19,000। 2017 के बाद से कई सारे हैकिंग के केसेस आने लगे, जिसमें क्रिप्टो करेंसीज के सर्वर्स को हैक किया जाने लगा। देखिए, पहले कहा जाता था कि इनको हैक भी नहीं कर सकते, लेकिन बार बार कई हैकर्स ने प्रूव किया है कि क्रिप्टो करेंसी के सर्वर्स को भी हैक किया जा सकता है। तो सिंगापुर के अंदर हमने 2020 में ही देखा कि अराउंड $150 मिलियन एक बिटकॉइन एक्सचेंज से गायब हो गए। ठीक है, और अलॉन्ग विद दैट वी हैव सीन मेनी केसेस, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, जहां पे क्रिप्टो करेंसीज की हैकिंग हुई है। और इस हैकिंग की वजह से 2017 से लेके 19 तक इसकी वैल्यू काफी डाउन आ गई, कम आ गई, क्योंकि लोगों का इसके ऊपर से ट्रस्ट जो है, विश्वास जो है, कम होता गया। तो 19,000 से ये 2020 में दोबारा $3,200 पे आया। तो ऐसा कोरोना वायरस पेंडेमिक के टाइम पे हुआ कि बिटकॉइन के अंदर दोबारा लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को अपने देश की इकोनॉमीज, अपने देश के सेंट्रल बैंक से दोबारा ट्रस्ट कम होना शुरू हो गया, और उन्होंने बिटकॉइंस में इतना इन्वेस्ट किया कि आज की डेट में $20,000 से भी ज्यादा बिटकॉइन की वैल्यू है। तो ये एक डिसएडवांटेज भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट होती है जितनी किसी करेंसी की नहीं होगी। थर्ड डिसएडवांटेज क्या है कि ये किसी सेंट्रल बैंक से लिंक नहीं है, तो इसका मतलब हम ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट नहीं कर सकते। आरबीआई को ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ जा रही है, तो इसलिए ये एक बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज है। चौथी चीज,
फॉरेन एक्सचेंज यानी कि जो पैसा बाहर की कंट्रीज से आता है उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के भी केसेस हो सकते हैं कि इंडिया से आप ब्लैक मनी है वो बिटकॉइन के जरिए भेजें और बाहर से बिटकॉइंस के जरिए ट्रांजैक्ट होके इंडिया के अंदर आ जाए। तो ये जो कंसर्न्स है बेसिकली सारी चीजें क्या है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स, और इवन कि इसकी फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रांजैक्शन को हम कैसे हैंडल करेंगे उसका फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जिसके जरिए हम मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करते हैं, ये चेक करते हैं कि बाहर से जो एक्सचेंज होके पैसे आ रहे हैं वो ऐसा तो नहीं कि किसी इलीगल एक्टिविटीज के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सब में बिटकॉइंस या वर्चुअल करेंसी नहीं आता है। कई बार बिटकॉइंस के नाम पे लोगों को पॉन्जी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए बेवकूफ भी बनाया जा सकता है। जब हम देखते हैं कि कई बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस जैसे कि सहारा, इन्होंने लोगों को काफी ज्यादा बेवकूफ बना के स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए मना लिया, तो आप देखिए कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके बारे में आम जनता तो क्या, एजुकेटेड जनता को भी अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं है, वहां पे कैसे इन्वेस्टमेंट करवाया जा सकता है लोगों को। सो दैट इज ऑल्सो अ रिस्क विच आरबीआई इज सेइंग। और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं बिटकॉइंस को प्रमोट करने के या क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करने के, क्योंकि मैंने बताया जो माइनिंग का प्रोसेस है उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी को इस्तेमाल करने वाले कंप्यूटर्स लगते हैं, और अगर आप एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज बनाएंगे तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट होगा, क्योंकि सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी का 70% पोर्शन तो कोल पावर प्लांट से आता है, तो वहां आप एनवायरनमेंट के ऊपर भी खतरा डालेंगे, एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर भी खतरा डालेंगे। इसीलिए इंडिया के अंदर इस क्रिप्टो करेंसीज को लेके कंसर्न्स रहे हैं। आरबीआई ने अप्रैल 6, 2018 में एक सर्कुलर निकाला जिसमें उसने अपनी जो भी एंटिटीज हैं, फाइनेंशियल एंटिटीज जिनको वो रेगुलेट करता है, उनको ये मना कर दिया कि आप बिटकॉइंस की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। इट टोल्ड देम टू स्टॉप एनी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बिटकॉइंस। कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे एथीरियम हो, चाहे लिब्रा हो, इनसे आप डील नहीं करोगे। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 में इस ऑर्डर पे स्टे लगा दिया और कहा कि आप क्रिप्टो करेंसीज को इस तरह से ब्लैंकेट बैन नहीं कर सकते। अगर आप इसको रेगुलेट करना चाहते हो तो उसके लिए लॉज बनाओ। और इस वजह से कई इंडियन इन्वेस्टर्स खुश भी हुए, बिकॉज बिटकॉइन को वो एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं एक नई मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट का। सो रीसेंट टाइम्स में बिटकॉइंस की वैल्यू बढ़ी है। उसका कारण ये भी हो सकता है, एक तो मैंने आपको पहले ही बताया कोरोना वायरस पेंडेमिक, दूसरा कारण ये हो सकता है कि कई कंट्रीज अब अपनी अपनी कंट्रीज के अंदर क्रिप्टो करेंसीज को इंप्लीमेंट करने वाली हैं, लागू कर रही हैं। नए नए एक्सचेंजेस खुल रहे हैं जहां पे आप डॉलर, रुपी, पाउंड देके बिटकॉइंस को खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड एंड पुअर का डाउ जोन्स जो यूएस का स्टॉक एक्सचेंज है, उन्होंने कहा कि हम क्रिप्टो करेंसीज का भी एक्सचेंज खोलेंगे 2021 के अंदर। फेसबुक ने अपनी क्रिप्टो करेंसी लिब्रा, जिसका उन्होंने नाम चेंज कर दिया है डीएम, उसको लॉन्च करने की बात की है 2021 के अंदर। सो दैट मींस इवन द लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स आर नाउ परस्यूइंग क्रिप्टो करेंसीज। अब इंडिया को एक क्रिप्टो करेंसी फ्रेमवर्क चाहे बनाना है या नहीं बनाना है वो तो बाद की बात है, वो तो आरबीआई की कई कमिटीज इसके अंदर डिस्कशन कर रही है, चर्चा कर रही हैं, पार्लियामेंट की कमिटीज भी इसके ऊपर डिस्कशन कर रही है। तो जैसे ही उनके रिकमेंडेशंस आएंगे हम उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज तो हमें पक्का पता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इंडिया के अंदर बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है, और ये तो गवर्नमेंट ने भी, सरकार ने भी माना है। इसीलिए उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी खोले हैं, लेटेस्ट जो तेलंगाना के अंदर खोला गया था। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत जगह हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया कि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, एक ऐसा लेजर सिस्टम है जिसको सिक्योर करके रखा जा सकता है और जिसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो सबको दिख जाती है, जो जो उस नेटवर्क में कनेक्टेड है सबको दिख जाती है। तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। तो इसको आप एसेट मैनेजमेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। एसेट मैनेजमेंट की जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप करते हैं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर करते हैं, शेयर्स के अंदर करते हैं, बॉन्ड्स के अंदर करते हैं, तो उसका एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम बना के हर एक को इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी कि कहां पे आपका पैसा जा रहा है। इंश्योरेंस क्लेम्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस के अंदर काफी सारे फ्रॉड देखे जाते हैं जहां पे गलत तरह की ट्रांजैक्शंस आती हैं।
जैसे ही गलत तरह की ट्रांजैक्शन आएगी, डिसेंट्रलाइज सर्वर में सबको पता लग जाएगा और वो नोटिफाई हो जाएगा। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जो है वो आसान हो जाएंगी। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के अंदर भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को अगर आप रेगुलेट कर लो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के अंदर, तो वो लोगों के लिए सुविधादायक होगी। सिर्फ फाइनेंस के अंदर नहीं है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, और भी कई फील्ड्स के अंदर है। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगा। जो हमारा न्यू नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है उसमें भी ये बात की गई है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। तो जैसे जो भी पेशेंट का डेटा है, जो भी वो पर्सनल रखना चाहता है, उसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकता है, और जो भी डेटा वो शेयर करना चाहता है वो शेयर कर सकता है। ये सारा का सारा डेटा किसी सेंट्रल सर्वर पे नहीं होगा, ये सारा का सारा डेटा एक डिसेंट्रलाइज्ड सर्वर पे होगा। तो फ्यूचर में इवेंचुअली जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, आपके पास ये डेटा होगा कि कौन से बंदे को कौन से डिजीज हैं, कौन से स्टेट्स में कौन से डिजीजेस ज्यादा प्रेवलेंट है, और ये डेटा सबके पास होगा। तो इसलिए ब्लॉकचेन का यहां इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल है। कैसे? कॉपीराइट एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो कहीं पे भी अगर आप एक जो म्यूजिक लेबल है या म्यूजिक का रिकॉर्ड है उसको ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड करके रख लो, जैसे ही कोई उसको चेंज करेगा उसको वहां से परमिशन लेनी पड़ेगी पहले, और जब वो उसे चेंज करेगा तो उसे रॉयल्टी के पैसे देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ब्लॉकचेन के द्वारा आप कॉपीराइट एक्ट को भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। गवर्नमेंट ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर सकती है। कैसे? एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम रखे जहां पे वोटर्स का सारा डेटा स्टोर्ड हो। तो मान लो अगर एक वोटर कार्ड ऐसा है जिसके ऊपर ऐसा लिखा है कि भगवान हनुमान, ऐसे कई केस देखे हैं, या किसी गाय का वोटर कार्ड बन जाता है। ऐसे वोटर कार्ड्स का सेंट्रल सर्वर बनाया जा सकता है, लेकिन जब सेंट्रल सर्वर बनाओगे तो वहां पे अगर कोई चेंज आएगा तो सबको पता नहीं लगेगा। इसी वजह से ब्लॉकचेन वाला सर्वर बना सकते हो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। तो ऐसी चीजें जब होती हैं, उससे जैसे मैंने बताया कि किसी फ्रॉडुलेंट वोटर कार्ड बन गया, किसी के मल्टीपल वोटर कार्ड्स बन गए, तो उस केस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन उस नेटवर्क से जुड़े हर एक सर्वर के पास होगी। जैसे ही वो चेंज होगी सबको पता चल जाएगा कि वो चेंज हो गई है, तो उसे पॉइंट आउट करना आसान हो जाएगा। तो गवर्नमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये एक ऐसा एडवांटेज है जिसका इस्तेमाल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और गवर्नेंस के अंदर किया जा सकता है। तो मान लीजिए आप लोगों के सबके जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि लैंड ओनरशिप के टाइटल्स हैं, लैंड के कागजात हैं, उन सबको एक ब्लॉकचेन वाले पेपर पे, उन सबको एक ब्लॉकचेन सर्वर के ऊपर पे अपलोड कर दिया जाए। जैसे ही किसी ने लैंड खरीदा या बेचा किसी और से, तो आपने क्या करना पड़ता है? जनरली आपको रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, फिर जाके एप्लीकेशन देना पड़ता है। ये सब नहीं करना पड़ेगा। ऑनलाइन सिस्टम होगा जहां पे सबके पास एक्सेस होगा अपने अपने इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। तो वो क्या करेंगे? जैसे एक बंदे ने दूसरे बंदे को लैंड ट्रांसफर किया, वो उस ब्लॉकचेन सिस्टम पे लॉगिन करेगा और वहां पे चेंज कर देगा वो स्टेटस कि अब ये लैंड इसकी ओनरशिप के अंदर आएगा। और ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है? वेरिफिकेशन भी होती है। तो अगर ऐसा लगता है कि ये ट्रांजैक्शन फ्रॉडुलेंट है, फ्रॉड है, तो उसको पॉइंट आउट भी किया जा सकता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी इसी तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ आने वाला टाइम जो है 5G का है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है, जहां पे मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस, जितने भी हम स्मार्ट डिवाइसेस यूज करते हैं, वो आपस में कनेक्टेड होंगे, और इन सभी डिवाइसेस को कनेक्ट करने वाला एक सर्वर होगा जिसको ब्लॉकचेन सर्वर के तौर पे डेवलप किया जा सकता है। एंड अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको पॉइंट आउट किया जा सकता है। देखिए, ब्लॉकचेन सर्वर का यह मतलब नहीं है कि हर कोई एक्सेस करके कुछ भी चेंज कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी कोई ना कोई चेंज होगा उस ब्लॉकचेन सर्वर के अंदर, उस लेजर के अंदर, तब उसे आपको कंसेंसस के द्वारा ऑथराइज करना पड़ता है बाकी के यूजर्स को। तो इसलिए कोई ऐसे अपने आप से चेंज नहीं कर सकता। ये थी कुछ एग्जांपल्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस की। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसीज के बारे में हम अभी यही जजमेंट दे सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज के बारे में और समझना होगा। जितनी भी कमिटीज बनी हैं, पार्लियामेंट की हैं या आरबीआई की हैं, उन लोगों को दोनों तरह के अप्रोच देखने होंगे कि क्रिप्टो करेंसीज के क्या फायदे हो सकते हैं और क्रिप्टो करेंसीज को हम कैसे और ज्यादा रेगुलेट करें ताकि वो किसी इलीगल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व ना हो जाएं। तो इस तरीके से हम क्रिप्टो करेंसीज के लिए पहले एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएं, पहले एक डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क बनाएं, और उसके बाद
हम उसे इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट करें. So that was all in this video. I really hope you liked the video. Please subscribe our YouTube channel. If you have any queries, you can contact us on the email ID given on your screen. You can also WhatsApp us on the given number. Thank you.